दोस्तों नमस्कार। देश की कृषि नीतियां चाहती हैं कि देश का किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटे और देश के बहुत से किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटना भी चाह रहे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक खेती का समग्र सत्य है, नीतियां चाहती हैं कि देश का किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटे और किसान भी चाहता है कि मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, लेकिन इसके बीच में कुछ बाधाएं हैं। बीच की जो चैन है, जो किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमोट करने वाली है या प्राकृतिक खेती की शिक्षा दीक्षा देने वाली है, वो मजबूरी में प्राकृतिक खेती की बात तो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि देश का किसान प्राकृतिक खेती को ना सीख पाए, ना समझ पाए और ना प्राकृतिक खेती कोई कर पाए। एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 20 सालों तक देश में जैविक खेती का प्रचार प्रसार खूब हुआ और जैविक खेती में भी यही था कि देश का किसान जो रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन है उनके मोह जाल से बाहर निकले। लेकिन क्या हुआ? नहीं हो पाया ना। तो मैं आज आपको कारण बताता हूँ। और ख़ास करके जो लोग जो बुद्धिजीवी प्राकृतिक खेती को दिल से चाहते हैं कि देश में प्राकृतिक खेती होनी चाहिए, या जो किसान भाई दिल से चाहते हैं कि मैं प्राकृतिक खेती करके प्रकृति के वैभव को ठीक करूंगा, अपना स्वास्थ्य ठीक रखूंगा, आने वाली पीढ़ियों को भी उज्जवल भविष्य देके जाऊंगा, उनके लिए आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूं। केंचुए के बारे में दुनिया जानती है, वैज्ञानिक भी जानते हैं, किसान भी जानता है कि केंचुआ किसानों का मित्र है। केंचुआ एक प्राकृतिक खलवाहा है। केंचुआ ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। केंचुआ ज़मीन में 3-3 मीटर गहरी सुरंगें करता है जिससे बारिश का पानी नीचे जाता है। केंचुआ ज़मीन की हार्ड लेयर को तोड़ने में काम कर सहायक होता है। किसान भी जानता है, वैज्ञानिक भी जानते हैं। लेकिन कई सालों से कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ज़मीन का केंचुआ नष्ट हो जाए, क्योंकि केंचुए के नष्ट होने से, और एक केंचुआ की बात नहीं है, वो चाहते हैं ज़मीन का केंचुआ नष्ट हो जाए, ज़मीन में और भी जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो भी नष्ट हो जाएं, क्योंकि खेती का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो भूमि के जैविक और भौतिक गुणों पर निर्भर है। तो भूमि के जैविक गुण और भौतिक गुण कैसे बर्बाद हो जाएं, एक हिडन एजेंडा है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि उस हिडन एजेंडे को समझिए। मैं समझाने जा रहा हूं आपको। केंचुआ खेत का प्राकृतिक खलवाहा है, किसान का मित्र है, लेकिन केंचुआ नष्ट हो गया। चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे प्रकार के पक्षी, ये फसलों में लगने वाले जो कीट हैं उनको उन पर नियंत्रण बना लेते हैं। यानी पक्षियों का काम है कि कीटों को खाना। लेकिन पक्षी भी नष्ट हो गए। तितली और मधुमक्खी जो पर परागण की क्रिया में सहायक होती है वो भी नष्ट हो गई। तो आप देखिएगा कि ये केंचुआ है, तितली है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, मेंढक है, ये नष्ट हो गए कि नष्ट कर दिए गए, बस ये समझना है। तो अभी तो लोग कह देंगे ये नष्ट हो गए। मैं कहता हूँ नष्ट नहीं हो गए। एक प्रायोजित तरीके से इनको नष्ट करने की एक पॉलिसी बनी। और एक उदाहरण और दे देता हूँ। पिछले कई सालों से जब केंचुआ, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ, अभी प्राकृतिक खेती में लोगों ने कहा कि हमारे खेत में केंचुआ वापस आ गया, तो वो एक जो तबका है उसको बड़े पेट में दर्द हुआ। उसने कहा कि देश का किसान जागरूक हो रहा है, कई सारे लोग लगे हुए हैं कि केंचुआ ज़मीन में फिर वापस आ जाए। अगर केंचुआ ज़मीन में वापस आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हुआ? चलो, किसान अब केमिकल डाल करके केंचुए को नहीं मारना चाहता है, लेकिन एक तबका है जो चाहता है केंचुआ मर जाए।
तो क्या आ गया, आपने खूब देखा होगा, एक कृषि यंत्र आया रोटावेटर। जाने अनजाने अगर केंचुआ आ भी गया है और वो किसान ट्रैक्टर से खेती करता है और वो रोटावेटर में अनुदान में रोटावेटर मिल गया, और फिर वो रोटावेटर चूँकि इतना अच्छा यंत्र है कि एक ही बार में मिट्टी को उलट पुलट करके और पल्वराइज कर देता है, खेत बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। लेकिन वो रोटावेटर की जो गति है, उसके जो ब्लेड हैं, अगर केंचुआ आ चुका है तो वो रोटावेटर फिर केंचुए को मार देगा। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जैसे आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्राकृतिक खेती करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके खेत में तितली मधुमक्खी है क्या? बोले नहीं, वो तो पेड़ ही नहीं है, तो तितली मधुमक्खी कहाँ से होगी? आपके खेत में केंचुआ वापस आ गया क्या? बोले केंचुआ तो वापस नहीं आया। आपके खेत में चिड़ियाँ हैं क्या? बोले चिड़ियाँ तो नहीं हैं। आपके खेत की मेड़ मजबूत बनी है क्या? बोले खेत की मेड़ तो नहीं है। खेत की मेड़ पर पेड़ है क्या? बोले खेत की मेड़ पर तो पेड़ नहीं है, हमारा तो 50 एकड़ का चक है और पूरा नंगा का नंगा है, कोई पेड़ नहीं। और वो व्यक्ति प्राकृतिक खेती करना चाहता है तो एक हंसी भी आती है और उसका दिमाग है उस पर तरस भी आता है कि भाई प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को ठीक करना। देखिए, जब तक प्रकृति की जो परमात्मा की माया है, उसमें जो नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, अगर उनका एक अच्छा सा नहीं होगा तो आप प्राकृतिक खेती कैसे कर पाएंगे? खेत में सूक्ष्म जीव नहीं है, खेत में केंचुआ नहीं है, खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है, खेत में चिड़ियाँ नहीं है, खेत में तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, बारिश कम होती है, भूगर्भ जल स्तर 150 फुट के नीचे चला गया, और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना हो 20 साल के बाद ये प्राकृतिक खेती भी फेल हो जाए, फिर भाई लोग कोई नया शब्द लेके आ जाएंगे। तो हम प्राकृतिक खेती शब्द कहें, सनातन कृषि कहें, जैविक कृषि कहें, आध्यात्मिक कृषि कहें, ऋषि कृषि कहें, परंपरागत कृषि कहें, लेकिन एक ही मकसद है कि बर्बाद होती जा रही बायोडाइवर्सिटी को, नष्ट होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा करके रखा जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं, मेरे मरने के बाद भी यहाँ लोगों को आना है और जीना भी है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जब प्राकृतिक खेती का मन बना लिया है मित्र, तो फिर बना लिया तो बना लिया है। और कल मैंने एक चीज़ और कही थी परसों, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि मैं जैसे कहता हूँ कि प्रकृति की व्यवस्था में देखें भगवान, जिसको जो भगवान कहते हैं, हमको भगवान ने बनाया है, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, तो मैं उसको कह रहा हूँ भगवान तो प्रकृति की माया में छुपा हुआ है, और प्रकृति की माया अगर मुझे कबूल नहीं है, प्रकृति की माया मुझे अच्छी नहीं लगती है, प्रकृति की व्यवस्था को मैं नहीं जानना चाहता हूँ, और केवल अर्थ के लिए, जैसे आज भी लोग पूछते हैं कि इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, तो भाई मेरे लाभ के लिए तो अब तक जी रहे थे ना, तो घाटा हुआ ना। खेती लाभ का धंधा नहीं है, खेती में प्रकृति के वैभव को ठीक करना है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति अच्छी हो जाए, ज़मीन के नीचे भूगर्भ जल पर पानी जो है 40-50 फुट पर आ जाए, ज़मीन के हिस्से में 20% ज़मीन का हिस्सा पेड़ों से ढका रहे, पेड़ों में नाना प्रकार की चिड़ियाँ हों, तितलियाँ हों, मधुमक्खी वहाँ हों, केंचुआ हो, सूक्ष्म जीव हों, हो गई प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक खेती में दिमाग की ज़रूरत है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि मनुष्य होकर के तुमको ये सोचता है कि मेरा जन्म सबसे बाद में क्यों हुआ, मैं सबसे अंतिम रचना क्यों हूँ, मैं परमात्मा की सबसे खूबसूरत इकाई क्यों मुझको कहा गया है, और मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। तो मेरे जो मनुष्य के कर्तव्य हैं कि मनुष्य इस धरती पर एक माली की हैसियत से है, और उसका काम है कि इस संपूर्ण बगिया को, धरती रूपी बगिया को, इसको जीवंत बनाए रखे, इसकी खूबसूरती में लगा रहे। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है।
अब जैसे आज की तारीख में मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ, हालांकि मैं भी जीवामृत को प्रमोट करता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि जीवामृत डाल दिया तो रसायन कितना डालें। अब जीवामृत कई प्रकार का है। इस देश में बहुत सारे लोग कौन सा जीवामृत बना रहे हैं, किस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाए हैं, मिट्टी में जीवाणु थे कि नहीं थे, कितने दिन में उनका बन गया। अब एक लाइन में उत्तर चाहते हैं कि जीवामृत डाल दिया, अब क्या करें। अरे जीवामृत कैसा डाल दिया है? कॉन्सेप्ट एक ही है कि आपको जो ज़मीन में जीवाणु नष्ट हो चुके थे, आप श्योर हो कि वो मैंने पुनर्स्थापित कर दिया, वही दैट साल ख़त्म हो गई कहानी। अगर मुझे डाउट है तो दिक्कत है। एक विज्ञान है कि ज़मीन में जो जाने अनजाने जो लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए उनकी पुनर्स्थापना करना है। कैसे करेंगे? ये विनोद कुमार सचान की बात नहीं माननी, ना और किसी की माननी। ये अपना दिमाग लगाइए कि जो जीव नष्ट हो गए वो कहाँ हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, जंगल की मिट्टी में। जो संपन्न जैव विविधता वाले जंगल है वहाँ की मिट्टी में अवेलेबल है। वहाँ की मिट्टी लाइए, ड्रम में डालिए, आटा बेसन चीनी खिलाइए और बढ़िया से खिलाते रहिए। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, भोजन की ज़रूरत बढ़ेगी, तो उस हिसाब से। तो अब मैंने सूक्ष्म जीवों को इनाकुलेट कर दिया एक बार, लेकिन अभी मेंढक तो नहीं है, अभी चिड़िया तो नहीं है, अभी छाया तो नहीं है। गर्मी से सब्जी की फसल को प्रोटेक्शन देने वाले पेड़ पौधे तो वहाँ अगल बगल में नहीं है। ज़मीन का जलस्तर तो 150 फुट है। तो मित्र, हम सबको मिल कर के देश के 14 करोड़ किसानों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि देखो भाई, हकीकत से रूबरू हो जाओ, खेती के सत्य को जान लो। क्योंकि अज्ञानता, अभी मैं 70 सालों से अज्ञान बना रहा, फिर जैविक खेती के 20 साल बीत गए, वहाँ भी मेरी अज्ञानता चरम पर थी, और प्राकृतिक खेती का युग आया, यहाँ भी मैं अज्ञान बना रहा। तो मंजिल तो नहीं मिलेगी हमको। हमारा लक्ष्य है, प्राकृतिक खेती का क्या लक्ष्य है कि मैं हंसूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं बलवान बनूंगा, और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। और ये कब रहेंगी? जब प्रकृति का वैभव स्वस्थ रहेगा, प्रकृति का वैभव समृद्धशाली रहेगा। ये काम तभी होना है। इसलिए देश में बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बात करेंगे, आपको सुननी नहीं है किसी की। आपको एक ही चीज़ है कि मेरे खेत में चिड़िया वापस आनी चाहिए, चिड़िया वापस आने के लिए जलाशय होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, मेरे खेत में मधुमक्खी तितली वापस आनी चाहिए, उसके लिए नाना प्रकार की वनस्पतियाँ होनी चाहिए, मेरे खेत का केंचुआ नहीं मरना चाहिए, इसके लिए केमिकल और रोटावेटर बंद होना चाहिए, मेरे खेत में भूगर्भ जल स्तर ऊपर आना चाहिए, इसके लिए नकदी फसलों का लालच बंद करना चाहिए, दलहनी तिलहनी फसलों की ओर वापस आना चाहिए। और देख लेना, 2-3 साल थोड़ा सा परिश्रम करके देखो। भाई, आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं 20 साल, उसके बाद सोचते हैं कि 20 साल की एजुकेशन के बाद वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा। ज़रूरी को थोड़ी बने। जब हम एक बच्चे को एक उच्च शिक्षा दे करके किसी मंजिल पर पहुंचाना है तो 20 साल इंतजार करते हैं ना। और खेती तो बहुत बड़ा विषय है। खेती में मैं इतना शॉर्टकट क्यों चलता हूँ? प्रकृति के वैभव को ठीक बनाने के लिए हमको खेत की मेड़ तो बनानी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, और फिर बारिश का पानी इकट्ठा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी मजबूत होगी, प्राकृतिक खेती स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। प्राकृतिक खेती में दिमाग की ज़रूरत है, किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।